हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए बेटा, स्टार्ट करी जाए पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए अब एक बात बताइए बेटा, कहाँ तक चल रहा था? हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर। और वेक्टर में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या है बेटा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, क्या बात है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बहुत ही सिंपल है बेटा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बहुत ही सिंपल है बेटा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या है इसको समझिए। देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है, पहले तो लिखा पॉलीगॉन। अब इसको समझिए, देखिए कैसे समझाते हैं आपको। अच्छा बताइए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, वेयर इज द सी वेक्टर, मतलब वेयर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज द रिजल्टेंट, और ये होएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़े थे, हेड टेल मिलता है तो पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये रिजल्टेंट होता है बेटा। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, अब बताइए तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे प्लॉट करेंगे? तो बोलेंगे हेड टेल अरेंज है। यस, हेड टेल अरेंज है। तो बेटा यहाँ पर ये जो होगा वो रिजल्टेंट शो करेगा, यानी फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर, यहाँ सेकंड वेक्टर बोलते हैं तो तीन वेक्टर का, तो लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ जो वेक्टर प्लॉट करते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तीनों के वेक्टर सब इक्वल होगा, ये दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अगर मुझसे कहेगा अब ये चार वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे प्लॉट करेंगे, पहले देखेंगे हेड टेल। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ जो वेक्टर प्लॉट करते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। जितने वेक्टर सबका रिजल्टेंट है। तो पॉलीगॉन का मतलब होता है एन साइड्स। देखिए ये ट्रायंगल बना, 3 साइड्स को ट्रायंगल, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब हुआ एन साइड्स। देखिए जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ऐसे करके वेक्टर देखिए बेटा बहुत आराम से पॉलीगॉन के साइड्स को वेक्टर की तरह दिखाए हम। पॉलीगॉन के साइड्स को वेक्टर की तरह, टोटल n साइड्स है बेटा, बहुत आराम से समझना। इसमें ट्रायंगल में एक साइड को छोड़ के बाकी 2 साइड को हेड टेल बना दिया वेक्टर के फॉर्म में, तो थर्ड साइड टेल से हेड की तरफ रिजल्टेंट होता है। क्वाड्रिलेटर में एक को छोड़ के बाकी 3 साइड को वेक्टर की तरह दिखाया, हेड टेल अरेंज कराया, तो फोर्थ साइड को टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से हेड की तरफ खींचते, रिजल्टेंट हो जाता है इन तीनों का। 5 पेंटागन है बेटा, इसमें 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, जिसमें 4 साइड देखना है, एक साइड छोड़ के 4 साइड को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करा, हेड टेल अरेंज हुआ, तो 5वां साइड रिजल्टेंट बनता। उसी तरह पॉलीगॉन है बेटा, n साइड्स है, इसमें बेटा बिल्कुल ध्यान देना, ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, ये A3 वेक्टर है, ऐसे करके यहाँ पर मान लीजिए वेक्टर बेटा n-1 वेक्टर है, n-1 वेक्टर, और ये लास्ट वाला साइड ऐसे ही है। तो हम बोलते हैं टेल, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ जो वेक्टर खींचते हैं, है ना, इसे हम an वेक्टर कर देते हैं। n वेक्टर इज द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, है ना। दिस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कह देते। चलिए, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस डॉट n-1 तक, क्योंकि एक साइड तो हमारा रिजल्टेंट ही हो गया, तो n-1 साइड होएगा, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। यानी पॉलीगॉन बना दे
है ना, पॉलीगॉन में n साइड्स होता है, एवरी साइड को वेक्टर की तरह दिखा दे बेटा, तो लास्ट वाला साइड छोड़ दे, कोई एक साइड छोड़ दीजिए, कोई एक साइड छोड़ के बाकी साइड वेक्टर बना दीजिए इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक साइकिल बनेगी। तो वो जो वेक्टर, वो जो साइड होगा उसको टेल से फर्स्ट की तरफ जो वेक्टर प्लॉट करते हैं, दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स होता है। तो देखिए इस तरह से बेटा ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसे देखिए मैं आपको और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो दिस इज़ द पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, है ना। पहले तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बहुत सिंपल है, इसे नोट कर लो, अच्छे से लिख लो, है ना, आराम से लिख लो पहले, बिल्कुल ध्यान से। अब मेरी बात सुनो बेटा। जैसे देखिए अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, देखिए कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा कि एक वेक्टर, देखिए बिल्कुल ध्यान से, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है ना। अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है, वो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चला, फिर ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला और 1 मीटर नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट मतलब साउथ ये, वेस्ट ये, तो साउथ वेस्ट यानी ये हुआ बेटा। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन मान लीजिए 1 मीटर चला, तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कैसे प्लॉट करते हैं बेटा? पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर की हेड की तरफ, दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इन तीनों वेक्टर का सम होगा, है ना। जैसे मैं आपको बोलता था कि देखो बेटा, है ना, जैसे मान लीजिए मैं बोला एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, रिजल्टेंट प्लॉट करो। तो रिजल्टेंट कैसे प्लॉट करेंगे? पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ ये रिजल्टेंट होएगा। इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर हम प्लॉट करते हैं, है ना। हालांकि बता देता बेटा ऐसे नहीं होएगा। बेसिकली कैसे होगा मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट होगा पहले के टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि ये जितने भी वेक्टर, यहाँ 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर के सम के इक्वल होएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कुल मिलाकर के दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन कहता है 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं अरेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर्स, है ना। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, व्हेन साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन पॉलीगॉन जिसमें कि n साइड्स होते हैं, पॉलीगॉन जिसमें कि n साइड्स होते हैं, व्हेन साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर्स इन साइक्लिक ऑर्डर, वेक्टर एज वेक्टर्स इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक साइकिल चलेगी हेड टेल हेड टेल हेड टेल की, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लिक ऑर्डर एक्सेप्ट वन साइड, एक्सेप्ट वन साइड, देन, ठीक है, देन द साइड which was left, which was left जिसे छोड़ा गया था, if represented, if represented as a vector, as a vector from tail of first vector, from tail of first vector, ऊपर लिख देते बेटा इसके आगे, घबराना नहीं, tail of first vector to the head of second, last vector, to the head of last vector, last vector, then it represents resultant of, then it represent, then it shows the resultant of all the vectors.
ऑल द वेक्टर्स। यानी बेटा एकदम सिंपल कहानी है, जो मैंने बोला वही मैंने लिख दिया, यही है बेटा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। एकदम सीधा सीधा बिना लफड़ा का। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन तो आप जान चुके हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन एक केवल इंट्रोडक्टरी है, कैसे होता है क्या होता है ये जानना है। अब सुनिए इसमें आगे क्या है इसको समझना है बेटा, बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी बात है, इसको समझिए। देखिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा, इसमें ये चीज़ समझिए, यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम बताया गया, इक्विलिब्रियम यहाँ पर समझाया गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर इज जीरो, यानी व्हेन द रिजल्टेंट इज जीरो देन इट इज सेड टू बी द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप वेक्टर्स को ऐड करें रिजल्टेंट मिलता है, अगर वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। तो हम बोलते हैं if sum of vectors be zero then it is called equilibrium। अगर वेक्टर सम जीरो के इक्वल आ जाए बेटा तो हम इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आराम से सुनना, पहले आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे, परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान मत हो। जैसे देखो बेटा, अगर हम आपसे कहें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, तो हम बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम का केस हुआ जिसमें रिजल्टेंट जीरो आया। हालांकि ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है बेसिकली, क्योंकि दो वेक्टर के सम करने के बाद क्या मिलना चाहिए, वेक्टर। तो हम इसे एक्चुअली में जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी जीरो। अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में जो जीरो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, हम इसको बोलेंगे इसमें डायरेक्शन होगी और वो आर्बिटरी काल्पनिक होगी। फिर उसके बाद बेटा हो सकता है तीन वेक्टर का सम जीरो हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, या हो सकता है चार वेक्टर का सम ज़ीरो हो, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। बहुत आराम से सुनना, आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं, घबराना नहीं, सीख जाओगे, बिल्कुल आराम से समझना। जब वेक्टर सम, जैसे दो वेक्टर को ऐड करा जीरो मिला, यानी इक्विलिब्रियम का केस है। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम है। अभी सब समझ जाओगे, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको बहुत अच्छा समझा लूँगा, परेशान मत होना। दो वेक्टर का सम है, अगर रिजल्टेंट जीरो आया तो इक्विलिब्रियम। तीन वेक्टर का सम है, रिजल्टेंट जीरो आया तो भी इक्विलिब्रियम। चार वेक्टर का सम है, रिजल्टेंट जीरो आया तो भी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि वेक्टर सम करने के बाद जीरो आ जाए। ओके, अब सुनना बेटा, बेसिकली कहानी क्या है, देखो ध्यान से। मान लो जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो, देखिए ट्रायंगल बनाते हो, ये बनाते हो ट्रायंगल। अब जैसे ट्रायंगल बनाते हो, कितने साइड है इसमें, तीन साइड। अब सारे ट्रायंगल के तीनों साइड को वेक्टर की तरह दिखाओ और इन साइक्लिक ऑर्डर। ट्रायंगल के तीनों साइड्स को कैसा बनाओ, वेक्टर की तरह और इन साइक्लिक ऑर्डर, मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे जॉइंट है। तो बेसिकली ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर और ये A3 वेक्टर, तो इन तीनों का सम आएगा बेटा ज़ीरो। A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाओ तो ऐसे सोचो, मैं यहाँ से चला, यहाँ गया, वापस वहीं आ गया, जहाँ था वहीं वापस आ गया, तो इसका मतलब रिजल्टेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी जहाँ था मैं वापस आ गया, यानी सभी वेक्टर का सम इज जीरो। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पॉलीगॉन लॉ से भी बता सकते हो। जैसे देखो बेटा, इस वेक्टर को उल्टा कर दो, क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो आप खुद ही एक्सप्लेन पर यहाँ पर आ जाओगे। देखिए A1 वेक्टर, आराम से सीखना जो मैं सिखा रहा हूँ, A2 वेक्टर, और बेटा एक काम करो, इस वेक्टर को पलट दो, डायरेक्शन को अपोजिट करोगे तो क्या ये माइनस A3 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट करने पे डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। और आपको पॉलीगॉन लॉ में सीखा कि ये वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होएगा। तो आप करो माइनस A3 वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, तो माइनस A3 वेक्टर उधर जाएगा तो प्लस A3 वेक्टर हो जाएगा ना। इसलिए बोलते हैं कि अगर कभी भी क्लोज फिगर हो, जैसे ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है, इसमें सभी साइड्स को वेक्टर की तरह दिखाया जाए इन साइक्लिक ऑर्डर, क्लोज्ड फिगर है, एंड ऑल साइड्स बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर इन
साइक्लिक ऑर्डर, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हेड टेल होना चाहिए, तो सारे वेक्टर का सम इज 0। आ रही बात समझ में? कितना सिंपल कहानी है। और सुनो बेटा, देखो बहुत, देखो बिल्कुल सीख जाओगे, परेशान मत होना बिल्कुल। और सुनो देखो, अब बोलेगे इक्विलिब्रियम का केस है ये, इट इज़ द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर सुनो, अगर मान लो बेटा हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है बेटा? 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब बेटा सभी को वेक्टर की तरह दिखाओ साइक्लिक ऑर्डर में, गड़बड़ नहीं, अगर गड़बड़ बना दिए जैसे हेड जुड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर चारों वेक्टर का सम 0 नहीं आएगा, बल्कि ये जो है ना वो तीनों का रिजल्टेंट शो कर देगा, है ना। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, ऐसे बनाएंगे। अब मैं इसको बोलूँ A1 वेक्टर, इसको बोलूँ A2 वेक्टर, इसको बोलूँ A3 वेक्टर और इसको बोलूँ A4 वेक्टर। बोलो क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे सर इन चारों वेक्टर का सम 0 आएगा। इन चारों वेक्टर का सम क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे यहाँ क्लोज फिगर है, क्लोज्ड है, हाँ बिल्कुल क्लोज है, तो सभी वेक्टर का सम विल बी 0। उसी तरह ये क्लोज है, यस। क्या सभी साइड वेक्टर की तरह दिखाए गए? यस। साइक्लिक ऑर्डर में, हाँ, हेड टेल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वेक्टर का सम क्या आएगा? 0। देखिए ये कंसेप्ट है बेटा, इसको याद रखना चाहिए। A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर सुनो बेटा, बहुत आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। बहुत सारी बातें बताएंगे हम अभी। मान लो कि ये 4 साइड, अब की बार मैं 5 साइड मानूं, पेंटागन, तो 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने माना, वेक्टर की तरह दिखाया। A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, A4 वेक्टर, A5 वेक्टर। पहले श्योर हो जाओ, दो बातें श्योर कर लो अपने अंदर। क्या सभी साइड वेक्टर की तरह है? बिल्कुल है, साइक्लिक ऑर्डर में है और क्लोज फिगर तो है ही। तो सभी वेक्टर का सम क्या बोलेंगे बेटा? 0। A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर प्लस A5 वेक्टर इक्वल टू क्या बोलेंगे? 0। सिंपल। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि अच्छा ये क्लोज फिगर है, सभी साइड वेक्टर की तरह साइक्लिक ऑर्डर में दिखाया गया, एक वेक्टर को उल्टा बना दिया मैंने, जैसे मान लीजिए इस वेक्टर को मैंने उल्टा बना दिया, ऐसे बना दिया, तो बोलो क्या होगा? तो बोलेंगे जिसको उल्टा बनाओगे वो बाकी वेक्टर का रिजल्टेंट बन जाएगा। जैसे साइक्लिक ऑर्डर में बनाओगे तो सबका वेक्टर सम 0 आएगा, अगर उल्टा बना दिए तो ये वेक्टर इन सभी वेक्टर के सम के इक्वल हो जाएगा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है ना, दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज वेरी सिंपल बेटा, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपसे कहा, बिल्कुल आराम से समझना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझना। यहाँ पर बेटा अगर मैंने आपसे कहा कि पॉलीगॉन है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे पॉलीगॉन है, क्या बेटा? पॉलीगॉन। दिस इज पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। इसमें कितने साइड्स होते बेटा? n साइड्स। अब सभी साइड को वेक्टर की तरह दिखाया जाए, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, ये देखिए सभी साइड साइक्लिक ऑर्डर में है। A3 वेक्टर, ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे करते करते nth साइड है, ये nवां साइड है, nth वेक्टर। अगर मैं बोलूँ इस सभी का वेक्टर सम क्या होएगा, तो सभी का वेक्टर सम A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस डॉट 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 an वेक्टर इक्वल टू क्या बोलेंगे? 0। है ना, सिंपल। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते बेटा? इक्विलिब्रियम। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स बिकम 0 देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल। अच्छा, अगर बोले एक साइड पलट दिए, जैसे मान लीजिए A1 वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, तो क्या होगा? तो बोले जिसको आप रिवर्स करोगे, उल्टा बना दोगे, वो वेक्टर बाकी वेक्टर के रिजल्टेंट का इक्वल हो जाएगा, बाकी वेक्टर के सम के इक्वल हो जाएगा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल है कहानी। अगर मेरे इस कहानी को नहीं समझ पा रहे हो, वीडियो रिप्ले करो, बार बार इस बात को समझो, वीडियो रिप्ले करके बार बार इस बात को समझोगे क्लियर हो जाएगा। और सुनो बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ईमानदारी से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ईमानदारी से। तो देखिए बेटा, यहाँ तक आपने बहुत क्लियरली समझा। अब देखो बेटा, बहुत आराम से समझना, बिल्कुल आराम से समझो। अब जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल भाषा में और समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा ये कोई बॉडी है,
ये कोई बॉडी है। अगर मैं इसमें बोलूँ 2 इक्वल फोर्स लग रहे हैं F और F, बताओ बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से। आपने पढ़ाया था दो वेक्टर जब अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। F और F एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, सो द रिजल्टेंट इज जीरो। तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट जीरो है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में गॉट इट माई पॉइंट। कितना आसान से, कितना सिंपल लिया मैंने। F और F एक दूसरे को बैलेंस करेगा। मेरे हाथ को कोई इधर खींचे, है ना, मेरे हाथ को कोई इधर खींचे और मेरे हाथ को उतने ही फोर्स से इधर खींचे, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं राइट जाऊंगा ना मैं लेफ्ट जाऊंगा, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन इधर से बैलेंस रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं मैं, है ना, वही केस है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एक बॉडी है और मैं बोलूं 3 फोर्सेज लग रहे हैं, इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं। ये कितने थे? 2 इक्वल फोर्स। अब मैं 3 इक्वल फोर्स लगा रहा हूं। देखिए 3 इक्वल फोर्सेज, ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, और किसी भी दो फोर्स के बीच का एंगल 120 है। 120, 120, 120, तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो बोलेंगे सर इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। कैसे? इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो कैसे आएगा? हम बोलेंगे देखिए 3 इक्वल फोर्सेज है F और F और F, और एंगल 360 डिग्री 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 120, 120, 120, तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। कैसे? देखिए पहली बात तो बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि अगर ये वेक्टर A है अगर ये वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर भी A है और 120 डिग्री का एंगल है, रिजल्टेंट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, और कितना होगा? तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट, भूल गए हो तो फिर से करा दे रहा हूँ, √a² प्लस a² प्लस 2a² cos 120, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और cos 120 कितना? -1/2, -1/2, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो एक a² से -a² कट जाएगा, एक a² बचेगा, a² का रूट a। यानी जब दो वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और 120 एंगल होता है तो एक तो रिजल्टेंट पहले बीचों बीच होगा 60 डिग्री, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल आधा आधा डिवाइड होगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड थे उसी के बराबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये F और ये F है, कितना एंगल बेटा? 120। क्या इसमें ज़रा भी देर करेंगे कि रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होएगा 60 डिग्री पर, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी F आएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको भूल जाओ, इन दोनों का रिजल्टेंट F आएगा, और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो बेटा इसके ठीक अपोजिट होगा। तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, फिर से रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट जीरो। इसलिए बेटा अगर 2 इक्वल फोर्स है, 3 इक्वल फोर्सेज हैं और 360 डिग्री दैट इज 2 पाई, अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए 120 120, तो द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। बहुत आराम से समझना, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर सुनिए बेटा, अगर मान लीजिए 4 इक्वल फोर्सेज लगे F, ये भी F, ये भी F, ये भी F, 4 इक्वल फोर्सेज हैं और 360 डिग्री 4 इक्वल पार्ट में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। 360/4 कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 90 डिग्री 90 डिग्री। बताइए रिजल्टेंट कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, तो रिजल्टेंट इज ज़ीरो। रिजल्टेंट इज ज़ीरो, ये रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, है ना। कॉमन सेंस देखो, ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। अगर आप अभी तक कहानी देख रहे हो तो 2 इक्वल फोर्स है तो एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 180 180। 2 इक्वल फोर्स तो एंगल भी 2 इक्वल पार्ट, इक्वल फोर्स इक्वल एंगल में डिवाइड होएगा। 2 इक्वल फोर्स 2 एंगल, रिजल्टेंट जीरो। 3 इक्वल फोर्सेस एंड एंगल भी 3 इक्वल पार्ट में, तो रिजल्टेंट जीरो। 4 इक्वल फोर्सेस और एंगल भी 4 इक्वल पार्ट में, तो रिजल्टेंट इज जीरो। आराम से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, बिल्कुल आराम से समझना, अगर मैं कहूँ कि 5 इक्वल फोर्सेस हैं, मान लीजिए जैसे ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, कितने फोर्सेज है बेटा? 4 इक्वल फोर्सेज। और अगर एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, ये 360/5 कितना होगा जरा देखना। 360/5, 5 7 जा 35, तो 1010, 72 डिग्री। अगर 72 डिग्री यहाँ, 72 डिग्री यहाँ,
72 डिग्री यहाँ, 72 डिग्री यहाँ, 72 डिग्री यहाँ। या इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 2π/5, 360 डिग्री को 72 डिग्री को 2π/5 लिखेंगे, क्योंकि 2π को 360 डिग्री 5 से डिवाइड करा। तो अगर या तो 72 डिग्री दे या 2π/5 दे दे तो रिजल्टेंट सीधा सीधा बोलेंगे सर इसका रिजल्टेंट 0 होएगा, है ना। अगर 5 इक्वल फोर्सेज हो और एंगल भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो 2π जो एंगल है पूरा वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस बॉडी विल बी 0। इन फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 होएगा। कितना इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, कितना आसान पढ़ा रहा हूँ, इससे और क्या आसान हो सकता है बताओ, इतना आसान समझा रहा हूँ। अब अगर मान लो बेटा, अब अगर मान लो लेट अस सपोज, बहुत आराम से समझना बेटा, बहुत आराम से समझना। अगर मैं बोलूं कि ये कोई बॉडी है बेटा और इसमें n इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, n इक्वल फोर्सेज हैं, कितने फोर्सेज, n इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं। देखिए ये है ना, ये ऐसे n इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, ऐसे करके n इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, n इक्वल फोर्सेज एक्टिंग, n इक्वल फोर्सेज एक्टिंग। और जानते हो किसी भी दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है बेटा, एडजस्टमेंट मतलब आजू बाजू अगल बगल वाले, इसके बीच का एंगल 2π/n है। हाँ 2π टोटल एंगल होता है और उसका nth पार्ट n से डिवाइड करना है, तो 2π/n 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 ऐसे करके n इक्वल फोर्सेज है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो बोलेंगे 0। तो हम बोलेंगे सर रिजल्टेंट इज 0। यहाँ पे रिजल्टेंट इन फोर्सेज का क्या मिलेगा, 0। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता है तो बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में। ये जो लाइन बोल रहा हूँ बेटा, दिस इज द किलिंग लाइन, कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसको नोट कर लेना चाहिए, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको अपना बढ़िया से नोट करके अच्छे से लिख लो और बॉक्स बना लो, कभी ये लाइन भूलनी नहीं है। जब किसी बॉडी पे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता है तो हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम जब भी बोलता है तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0। ठीक है ना। देखो कितना सिंपल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा, देखिए अगर मैं बोलूं 100 कोप्लेनर इक्वल फोर्सेस, 100 कोप्लेनर इक्वल फोर्सेस, 100 कोप्लेनर इक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 100 कोप्लेनर इक्वल, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, है ना। तो 100 कोप्लेनर इक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड एंगल बिटवीन any two adjacent forces, any two adjacent forces, adjacent forces is, देखो बेटा ध्यान से, 2π/100 है, या इसको π/50 भी लिखते हैं घबराहट पैदा करने के लिए, है ना, घबराहट पैदा करने के लिए। देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा बताइए इसका आंसर क्या देंगे। देखिए फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स कह रहा है, तो हम इसका सलूशन क्या देंगे। तो हम बोलेंगे सर ये कोई बॉडी है और 100 फोर्सेज लग रहे हैं, को प्लेन मतलब इसी प्लेन में बेटा, ऐसे करके टोटल 100 फोर्सेज लग रहे हैं और किसी भी दो एडजेसेंट फोर्स के बीच का एंगल 2π/100 है। तो बोलेंगे सर ये तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 0, रिजल्टेंट 0 होगा आंसर, क्योंकि सर अगर इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं बॉडी पर और 360 भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। सिंपल आंसर मारेंगे 0, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर 0 होएगा। 100 हो, 200 हो, 1000 फोर्सेज हो, कोप्लेनर हो, बस कोई एक इधर नहीं लगना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा, रायता फैल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सॉल्व करा बेटा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा रिवाइज करना होगा, पूरा आज थ्योरी। देखिए ये थ्योरी ऐसी है जो वेक्टर में सबसे यूँ समझो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये वेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, इसको पूरा याद रखना पड़ेगा, पूरा अच्छे से समझना होगा।
अब अगर देखिए मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बेटा? इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा बेटा? इक्विलिब्रियम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इक्विलिब्रियम में ये वाली कहानी हमने पढ़ लिया बेटा। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, लामीज़ थ्योरम समझाने जा रहा हूँ, है ना, जो कि इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है। लामीज़ थ्योरम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो कि किससे रिलेटेड है? इक्विलिब्रियम से। अब क्या है भाई लामीज़ थ्योरम? लामीज़ थ्योरम क्या है समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, परेशान मत होना, मैं हूँ ना, मैं समझा लूँगा, परेशान मत होना। देखिए लामीज़ थ्योरम क्या है, तो हम बोलेंगे सर लामीज़ थ्योरम कहता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पर मान लीजिए डिफरेंट फोर्सेज लग रहे हैं, 3 फोर्सेज लग रहे हैं, F1, F2, F3, ठीक है। बहुत आराम से समझना, कितने फोर्सेज लग रहे हैं? 3 फोर्सेज। 4 फोर्सेज के लिए लामीज़ थ्योरम वैलिड नहीं होगा, 5 फोर्सेज के लिए वैलिड नहीं होगा, 2 फोर्सेज के लिए नहीं होगा, ओनली 3 फोर्सेज के लिए वैलिड होएगा। तो अगर मान लो बेटा 3 फोर्सेज लग रहे हैं, F1, F2, F3, और F1 के अपोजिट एंगल अल्फा, F1 के अपोजिट मतलब F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा, F2 के अपोजिट यानी F2 के अपोजिट यानी F1 F3 के बीच का एंगल बीटा, और F3 के अपोजिट यानी F1 F2 के बीच का एंगल गामा। अब यहां पर बेटा इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेज, if the resultant of 3 forces is 0, if the resultant of 3 forces acting on a body is 0, है ना, 0, यानी रिजल्टेंट क्या हो गया इन तीनों का? 0। तो रिजल्टेंट 0 मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ इक्वल फोर्सेज नहीं है बेटा, इक्वल फोर्सेज नहीं है कि 120 120, 3 डिफरेंट फोर्सेज हैं। अच्छा भाई, दैट इज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या बेटा? इक्विलिब्रियम में है। देन अकॉर्डिंग टू लामीज़ थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू लामीज़ थ्योरम, देखिए बेटा, तो अकॉर्डिंग टू लामीज़ थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामीज़ थ्योरम, जानते हो क्या लामीज़ थ्योरम? ध्यान से सुनना, 2 बातें याद रखनी है, 3 डिफरेंट फोर्सेज होगा और तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। 2 बातें, 3 डिफरेंट फोर्सेज लगेंगे और तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। ध्यान से देख रहे हो ना? अगर ये ऐसा होता है तो लामीज़ थ्योरम क्या बोलता है, ये सुनो। लामीज़ थ्योरम बोलता है ये फोर्स अपॉन सामने का एंगल कौन सा बेटा? F1 के अपोजिट एंगल कौन है? अल्फा। तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अगर ये फोर्स लेंगे तो अपोजिट एंगल क्या बेटा? इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? बीटा। तो F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3, तो F3 अपॉन साइन गामा। ये रेशियो इक्वल होएगा, ये रेशियो इक्वल होगा। दिस इज लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम कब लगाना है? व्हेन 3 डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। 3 डिफरेंट फोर्सेज लग रहे होंगे बॉडी पे और बॉडी पर इस तरह से लग रहे होंगे कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0, दैट इज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो देन F1 के अपोजिट एंगल अल्फा, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा एंड F3 अपॉन साइन गामा। दिस इज द लामीज़ थ्योरम। इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखिए हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आराम से सुनना। देखिए क्वेश्चन करते हैं, घबराना नहीं बेटा, इसे लिख लेना अच्छे से। और आज की थ्योरी पूरी लिख के रिवाइज़ करनी होगी सभी बच्चों को। जो थ्योरी आज पढ़ाया सब कुछ रिवाइज़ करना होगा ठीक से। तो देखिए बेटा, अगर मैं इस पर क्वेश्चन करूं, मान लीजिए बेटा मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन है, बहुत आराम से सुनना। कोई घबराएगा नहीं।
अब बेटा देखिए ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये ऐसे छत से लटका हुआ है, फिर ये वॉल है, ये दूसरी रस्सी है और तीसरी रस्सी से ये वेट टंगा है। हमें बताना है ये रस्सी टाइट होगी, इसमें टेंशन होगा बेटा, सपोज दैट T1, ये रस्सी टाइट होगी, इसमें टेंशन होगा T2। तो हमें बताना है फाइंड T1 एंड T2। T1 T2 फोर्सेज है बेटा, टेंशन फोर्स, टेंशन एक तरह का फोर्स है, रस्सी में जो टेंशन होता है वो एक तरह का फोर्स है बेटा। तो ये T1 और T2 फाइंड करनी है। और यहाँ से धागे से ये वेट टंगा है, यानी यहाँ पर वेट W नीचे की तरफ खींच रहा है, इस पॉइंट को W फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है। अब मुझे T1 T2 और T1 T2 सॉल्व करना है। तो देखिए मैं यहाँ लामीज़ थ्योरम लगाऊंगा। इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं, दोनों ही मेथड सीखने चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप दोनों मेथड सीखेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर 3 फोर्सेज लग रहे हैं, सुनाई दे रहा है ना, इस पॉइंट पर 3 फोर्सेज लग रहे हैं। देखिए एक T1 और एक T2 और ये W। देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट T1 T2 एंड W। तो देखिए 3 फोर्सेज लग रहे हैं, ओके, और तीनों का रिजल्टेंट 0 है क्योंकि ये पॉइंट कहीं जा नहीं रहा, बिल्कुल लटका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा मतलब इक्विलिब्रियम में हो गया, यानी तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0, दैट इज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम बोलेंगे बेटा चलिए सर एक काम करते हैं, कैसे करें। पहले ये फोर्स है, इस फोर्स के अपोजिट ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। चलो ये 90 डिग्री तो पता चल गया, ओके वेरी गुड। अब मुझे ये फोर्स जैसे W, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट मतलब T1 T2 के बीच का एंगल, ये एंगल चाहिए। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ध्यान से देखो तो ये 90 होएगा, ये 30 होएगा, चूँकि 30 60 30 90 90 180 पूरा जाएगा, तो ये कितना होएगा 30, और ये पूरा 90 होएगा, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल 90 प्लस 30 कितना 120। तो इसका मतलब ये 120, मतलब W के अपोजिट 120 मिल गया। और अब T2 के अपोजिट एंगल ये देखना बेटा, तो देखिए ये 30 है बेटा, पूरा ये 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 डिग्री। चलो भाई एंगल मिल गया, वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये फोर्स इसके अपोजिट एंगल 90 है, लामीज़ थ्योरम लगाओ। ये फोर्स लिखेंगे ऊपर, अपॉन इसके अपोजिट एंगल कितना है 90, तो साइन 90 डिग्री, ऐसे। बिल्कुल ध्यान देना बेटा, सिंपल कहानी है। फिर ये फोर्स लिखेंगे T2, इसके अपोजिट एंगल कौन है 150, तो T2 अपॉन साइन 150 डिग्री। फिर देखिए W के अपोजिट 120, तो W अपॉन साइन 120 डिग्री। आराम से घबराना नहीं है। अब ये और ये इक्वेट करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तीनों ही इक्वल है, पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ये फर्स्ट रेशियो एंड लास्ट वाला रेशियो। साइन 90 डिग्री 1, साइन 120 डिग्री कितना होगा, देखिए मैंने सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है। देखिए साइन 120 डिग्री, इसको मैंने बोला था ऐसे कर लेना बेटा, साइन 90 प्लस 30 बताया था। पहले तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 फर्स्ट और 90 से 180 सेकंड, याद है ना, 90 से 180 सेकंड याद है। मैं ये डायग्राम फील कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और ऐड शुगर टू कॉफ़ी मैंने ये बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ऐड शुगर टू कॉफ़ी बताया था बेटा, भूल गए हो ना। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन, एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आएगी प्लस में, और 90 डिग्री है, खड़ी लाइन है, तो बताया था पलट जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा कॉस 30 डिग्री, एंड कॉस 30 डिग्री √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो देखिए यहाँ साइन 120 √3/2। देखिए साइन 120 आपको याद करना पड़ेगा, मन में कैलकुलेशन करो, मन में कैलकुलेट करो। 120 90 प्लस 30, साइन 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट प्लस में, 90 तो पलट दो, cos 30 √3/2। यानी आपको इतना लिखना नहीं है, इतना दिमाग में सोचना है, दिमाग को रन करना है। अगर नहीं चलाओगे बुद्धि तो खेल हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू, देखिए T1 इज इक्वल टू 2W/√3। मैंने T1 सॉल्व कर लिया बेटा, मुझे ये T1 सॉल्व करना था, देखो T1 2W/√3 आ गया।
अब देखो T2 सॉल्व करेंगे तो एक काम करो, इन दोनों रेशियो को इक्वेट कर लो। देखिए T2 साइन 150 डिग्री, साइन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस में आएगा 90 प्लस 60, 90 है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री 1/2, यस 1/2 इज इक्वल टू W साइन 120 √3/2, √3/2 से 2 कट गया, देखिए 2 पर चला गया, 2 से 2 कट गया, तो T2 बराबर कितना आएगा W/√3। दिस इज आवर आंसर। तो T1 की वैल्यू 2W/√3, T2 की वैल्यू W/√3, कितना आराम से सॉल्व करा। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड जो मैंने लामीज थ्योरम पढ़ाया आपको, इसमें पहला एग्जाम्पल करा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को मैं दो तरीके से बना सकता हूँ बेटा। पहले मैंने आपको लामीज थ्योरम से बताया, इसको पूरा नोट्स में लिखना, रफ में पूरी थ्योरी रिवाइज करना। आज का लेक्चर भूलने वाला है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं सभी लोग। इसको पूरा अच्छे से लिखना, रफ में 2-3 बार करना, और वो भी गैप लेकर के, मतलब अभी करा फिर 2 घंटे बाद उसको दोबारा देखा, दोबारा लिखा। लिख करके याद करना है, लिख करके पूरा समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा बहुत आराम से, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, वो भी ईमानदारी से। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ बेटा, घबराना नहीं है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी बना सकता हूँ। तो देखिए कैसे बनाऊँगा बेटा। देखिए ये हमारे पास जो है ये कहानी है, मैंने आपको यही दिया ना ऐसे। इसी क्वेश्चन को मैं देखिए कैसे बनाऊंगा दूसरे तरीके से। ये T1 है और ये T2 है ना। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा। आप बोलेंगे और कोई तरीका है कि हाँ है भाई, देखो तो सही कैसे बनाऊंगा। और ये W, इस पॉइंट पर W वेट नीचे खींच रहा है, ठीक। तो देखिए चूंकि ये इक्विलिब्रियम में, तो एक काम करिए, T1 का एक कंपोनेंट इस साइड ब्रेक कर लीजिए और T1 का एक कंपोनेंट ऐसे सोचिए, इधर और इधर, x और y, इस वेक्टर का कंपोनेंट खींचना जानते हैं ना, एक इधर और एक इधर। और ये देखिए 60 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट से 60 हो जाएगा। अब जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगाएंगे। T1 cos 60 है, मैंने बताया हुआ है, जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट कॉस में आता है। ये होगा T1 साइन 60 डिग्री, दूसरा कंपोनेंट 60 में होएगा साइन में। अब बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम में तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर। ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा और ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। पहले इसको बैलेंस करते बेटा, T1 साइन 60 डिग्री W के इक्वल, तो T1 साइन 60 डिग्री इज √3/2 इक्वल टू W। तो देखिए T1 की वैल्यू हो जाएगा 2W/√3। देखिए आ गया ना, सिंपल। और जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री दैट इज 1/2। और T1 की वैल्यू कितना है देखिए, तो 2W/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 निपट गया, तो T2 इज इक्वल टू W/√3। देखिए आ गया, हो गया भाई, सिंपल कहानी, इसमें क्या दिक्कत है, आ गया समझ में। तो ये बहुत ही सिंपल कहानी है बेटा, सिंपल थ्योरी है ना। देखिए मैंने आपको लामीज थ्योरम का ये क्वेश्चन कराया, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि लामीज थ्योरम क्या है, ठीक है ना। तो लामीज थ्योरम आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज का पूरा लेक्चर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, पूरा समझना है, पूरा लिखना है, प्रैक्टिस करना है। आज आपको पूरा ये काम कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।